गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूरल नेटवर्क के बारे में जानेंगे। आज हम डीप लर्निंग की क्लास में इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद डीप लर्निंग होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग के बारे में जान लेते हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच अंतर को टैक्सोनॉमी के रूप में यहाँ हम देखने वाले हैं। नीचे दी गई टैक्सोनॉमी विभिन्न पहलुओं के आधार पर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को वर्गीकृत करती है। तो यहाँ पर तुलनात्मक सारांश के रूप में देख लेते हैं। हम किसके टर्म में देखेंगे? डेटा के, मॉडल कम्प्लेक्सिटी के टर्म में देखेंगे, फीचर इंजीनियरिंग के टर्म में देखेंगे, कंप्यूटेशनल पावर के टर्म में देखेंगे, प्रयास के टर्म में देखेंगे। तो डेटा के टर्म में जब देखते हैं मशीन लर्निंग, तो छोटे से मध्यम डेटा सेट होते हैं और डीप लर्निंग में बड़े पैमाने पर डेटा सेट होते हैं। मॉडल कम्प्लेक्सिटी में मशीन लर्निंग सरल मॉडल्स होते हैं, डीप लर्निंग जो है जटिल मॉडल होते हैं। फीचर इंजीनियरिंग में मशीन लर्निंग मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग होते हैं, डीप लर्निंग में ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन होते हैं। कंप्यूटेशनल पावर में मशीन लर्निंग में जो कंप्यूटेशनल पावर होता है कम पावर की आवश्यकता होती है और डीप लर्निंग में उच्च कंप्यूटेशनल पावर की आवश्यकता होती है। जो प्रयास प्रैक्टिस है हमारा, मशीन लर्निंग में कम कोडिंग प्रैक्टिस होती है और डीप लर्निंग में अधिक कोडिंग और संसाधन का प्रयास यूज होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग का जो होता है इसमें हमने रा डाटा दिया, उसके फीचर इंजीनियरिंग हुई, फीचर को एक्सट्रैक्ट किया, फीचर एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो जो है उसका क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन करने के बाद वो हमें आउटपुट देगा कि कैट है कि कैट नहीं है। इसमें क्या होता है, डीप लर्निंग में हमने इनपुट दिया, रा इनपुट दिया, तो फीचर इंजीनियरिंग प्लस क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे हिडन लेयर के अंदर जो है हम इनपुट दिए, इनपुट लेके हिडन लेयर के बीच प्रोसेस किया और फिर उसने आउटपुट जनरेट किया। आउटपुट में जब जनरेट किया तो कैट है कि कैट नहीं है, नॉट कैट है, वो आउटपुट में हमें देगा। तो यहाँ फीचर इंजीनियरिंग प्लस क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिक हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो ये हमारा ये डीप लर्निंग है और ये ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग है। अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में अंतर हम देख लेते हैं। मशीन लर्निंग एक ऐसी विधि है जिसमें मशीनें डेटा से सीखकर भविष्यवाणियां या निर्णय लेती हैं। और डीप लर्निंग में क्या होता है, डीप लर्निंग में मशीन लर्निंग का एक उपवर्ग है। डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग का उपवर्ग है। यहाँ देख लीजिए, डीप लर्निंग, इसके बाद न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यही कह रहा है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपवर्ग है। जो न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है, खासकर डीप न्यूरल नेटवर्क का वर्गीकरण, जिसमें सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में जो होता है उसमें डेटा और लेबल के साथ होता है। उदाहरण लॉजिस्टिक रिग्रेशन सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम, निर्णय वृक्ष को डिसीजन ट्री। मतलब हमारा एसडीएम हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, ये हमारा सुपरवाइज लर्निंग है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, डेटा लेवल्स के बिना होता है। उदाहरण के लिए के मीन्स क्लस्टरिंग और पीसीए। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एजेंट को इनाम और सजा के माध्यम से सिखाया जाता है। उदाहरण क्यू लर्निंग, डीप लर्निंग, क्यू नेटवर्क, डीक्यूएन। तो ये हमारा जो वर्गीकरण हुआ है मशीन लर्निंग का, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और इसमें डीप लर्निंग में जो हमारा वर्गीकरण हुआ है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एएनएन, सरल न्यूरल नेटवर्क जिनमें एक या दो हिडन लेयर्स होते हैं। कान कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, सीएनएन, इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होते हैं। उदाहरण बीजीजी नेट, आरईएस नेट।
उसके बाद रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आरएनएन टाइम सीरीज और सीक्वेंस डेटा के लिए उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए एलएसटीएम और जीआरयू। इसके बाद जनरेटिव एडवर्सिबल नेटवर्क गैन डेटा नेट जनरेशन के लिए उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए डीजीसीएन डीसीजीएन स्टाइल जीएन। तो ये हमारा 1 2 3 4 4 वर्गीकरण यहाँ हुआ है डीप लर्निंग का। इसमें मशीन लर्निंग में जो तकनीक यूज कर की जाती है, फीचर इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। सरल एल्गोरिदम होते हैं, छोटे डेटा सेट पर भी काम करता है। तकनीक डीप लर्निंग की जो ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन होता है, जटिल एल्गोरिथम होते हैं, बड़े और विविध डेटा सेट पर काम करता है। अब उदाहरण देख लेते हैं मशीन लर्निंग का। इमेज क्लासिफिकेशन, स्पैम फिल्टरिंग, उत्पाद सिफारिशें। और डीप लर्निंग का स्वचालित ड्राइविंग, भाषा अनुवाद, चेहरे की पहचान। न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट देख लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क एक प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। इसे न्यूरल नेटवर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नोड्स या न्यूरॉन से बना होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये न्यूरॉन है और ये नोड्स हमारे, इसमें W1 W2 W3 ये हमारे पेट्स हैं, ये आउटपुट है। तो ये ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क है। इसमें X1 X2 XN ये इनपुट सिनेप्स हैं। जो डेंड्राइट यहाँ शो कर रहा है वो दिखा रहा है X1 X2 X1। और फिर इसके बाद सोमा सेल बॉडी, यहाँ एक्शन टर्मिनल जो है हमारा आउटपुट शो कर रहा है Y1 YM Y2 YM आउटपुट पॉइंट सिनेप्स। तो मानो ये कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क है। मानव न्यूरल नेटवर्क और कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क के बीच कई समानताएं हैं, यद्यपि वे मूल रूप से विभिन्न हैं। एक जैविक है, ये जैविक है, और दूसरा तकनीकी, ये तकनीक बेस्ड है। परंतु एएनएन को मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। यहाँ हम दोनों के मुख्य समानताओं पर चर्चा करेंगे। समानताओं पर चर्चा करने वाले हैं। ये यहाँ मानव न्यूरल नेटवर्क जो है हमारा न्यूरॉन्स, साइनेप्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, लर्निंग। और कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क नोड्स, न्यूरॉन्स, नोड्स, कनेक्शंस, सिग्नल प्रोसेसिंग, लर्निंग। तो अब यहाँ हम न्यूरॉन्स के बारे में देखते हैं। मानव मस्तिष्क में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक सेल बॉडी सोमा, ये सेल बॉडी है प्रत्येक न्यूरॉन में। सेल बॉडी सोमा डेंड्राइट्स, ये देखिए डेंड्राइट्स हैं जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, यहाँ ये सब डेंड्राइट्स हैं। और एक एक्सॉन होता है, एक्सॉन। एक्सॉन का पार्ट ये शो कर रहा है, ये एक्सॉन को शो कर रहा है। माइलिन स्नेथ एक्सॉन टर्मिनल, मतलब लास्ट वाला टर्मिनल है ये, जो Y1 Y2 YM है। इसी तरह कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क में क्या है, नोड्स। एएनएन में नोड्स को कृत्रिम न्यूरॉन्स के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक नोड में इनपुट। तो इनपुट X1 X2 X3। वेट्स W1 W2 W3। बायस और एक्टिवेशन फंक्शन होता है। साइनेप्स में न्यूरॉन एक दूसरे से साइनेप्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये देखिए साइनेप्स, साइनेप्स आउटपुट पॉइंट साइनेप्स और इनपुट पॉइंट साइनेप्स।
तो न्यूरॉन एक दूसरे से साइनेप्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। साइनेप्स पर एक विद्युत या रासायनिक संकेतों का आदान प्रदान होता है। तो और इसमें क्या होता है, कनेक्शन। नोड्स एक दूसरे से बिट्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये बिट्स है हमारा, इसके माध्यम से जुड़े होते हैं। बिट्स कनेक्शन की ताकत को निर्धारित करते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग, न्यूरॉन्स विद्युत संकेतों के रूप में जानकारी को प्रोसेस और प्रसारित करते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग में आवेग, इम्पल्स और रिस्पांस शामिल होते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग में जो है नोड्स इनपुट डेटा को प्रोसेस करते हैं और आउटपुट उत्पन्न करते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग में फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैक प्रोपगेशन शामिल होते हैं। लर्निंग, मानव मस्तिष्क जो है अनुभव के माध्यम से सीखता है, न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन को मजबूत या कमजोर करके। और लर्निंग यहाँ पे जो होता है एनएन डेटा के माध्यम से सीखता है, जितना डेटा देंगे उतना अच्छा वो सीखेगा। और वेट्स और बायस को अपडेट करता है करके जो है एनएन जो है सीखता है। तो डीप लर्निंग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्दों को टैक्सोनॉमी के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ एक विस्तृत टैक्सोनॉमी है जो इन शब्दों और उनके संबंधों को दिखाती है। तो यहाँ हम चार, 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म का टैक्सोनॉमी देखेंगे जो डीप लर्निंग के हैं। तो इस टैक्सोनॉमी को हम देखते हैं तो बेसिक कंसेप्ट में पहले नंबर 1 पे बेसिक कंसेप्ट है जिसमें न्यूरॉन और परसेप्ट्रॉन है। तो कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क की मूल प्रोसेसिंग यूनिट जो इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। परसेप्ट्रॉन क्या होता है, एकल न्यूरॉन वाला सबसे सरल न्यूरल नेटवर्क जो मॉडल जो बाइनरी वर्गीकरण के लिए उपयुक्त होता है। अब नंबर दूसरे पे हमारा नेटवर्क का आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। तो जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से प्रेरित होकर एक कंप्यूटेशनल मॉडल इसका जो है जनरेट किया गया है। जिसमें हमारा क्या होता है, 4 टर्म यूज होते हैं, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और जनरेटिव एडवर्सिबल न्यूरल नेटवर्क। तो फीड जो एएनएन हमारा है, तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क इसमें क्या होता है, डेटा केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। उसके अंतर्गत हमारा एक टर्म आता है एमएलपी, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, कई परतों वाला एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है। इसी तरह रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आरएनएन जो है सीक्वेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाता है, जहां पिछले आउटपुट्स इनपुट में फीड किए जाते हैं। इसमें हमारा टर्म आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी एलएसटीएम और गेटेड रिकरेंट यूनिट जीआरयू। तो एक प्रकार का आरएनएन है जो दीर्घकालिक निर्भरता को संभाल सकता है, एलएसटीएम। और गेटेड रिकरेंट यूनिट जीआरयू क्या है, एलएसटीएम का सरलीकृत संस्करण है। इसके बाद हमारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सीएनएन जो है इमेज प्रोसेसिंग के लिए विशेषीकृत नेटवर्क है, जिसके अंतर्गत हमारा दो दो टर्म है मुख्यतः, कन्वोल्यूशनल परत इमेज के फीचर्स को पहचानने के लिए, पोलिंग लेयर डेटा के आकार को कम करने के लिए। ये हमारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में यूज होता है। जनरेटिव एडवर्सिबल नेटवर्क गैन में हमारा क्या होता है, दो नेटवर्क जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के बीच प्रतिस्पर्धा का उपयोग करके डेटा जनरेट करने के लिए होता है। तो ये हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जनरेटिव रिवर्सिबल नेटवर्क हो गया। अब नंबर 3 पे चलते हैं जिसमें ट्रेनिंग प्रोसेस, प्रशिक्षण प्रक्रिया है।
इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड प्रोपागेशन होता है। इनपुट डेटा को नेटवर्क के माध्यम से फॉरवर्ड करके आउटपुट प्राप्त करना। बैक प्रोपागेशन, त्रुटियों को न्यूरल नेटवर्क में बैकवर्ड पास करके बिट्स को अपडेट करना। ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है जो बिट्स को अपडेट करने के लिए उपयोग होता है ताकि हान क्रिया को न्यूनतम किया जा सके। तो ग्रेडियंट डिसेंडेंट में हमारा है एस जी डी और एम बी जी, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, और ये स्टोकेस्ट ग्रेडियंट डिसेंट है। तो एस जी डी में हमारा प्रत्येक बैच के बाद वेट्स को अपडेट करता है, और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या करता है, मिनी बैच के बाद वेट्स को अपडेट करता है। लॉस फंक्शन, हान क्रिया, तो मापदंड जो वास्तविक और अनुमानित मानों के बीच की त्रुटि को मापता है, जिसमें हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर एमएसई रिग्रेशन के लिए यूज होता है, और क्रॉस इंट्रॉपी लॉस वर्गीकरण के लिए यूज होता है। तो हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस में फॉरवर्ड प्रोपागेशन, बैकवर्ड बैक प्रोपागेशन, ग्रेडियंट डिसेंट जिसमें हमारा एस जी डी और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है। उसके बाद लास्ट फंक्शन हमारा जो है जिसमें एमएससी और क्रॉस इंट्रॉपी लॉस का यूज होता है। अब चलते हैं फोर्थ नंबर पे, जो है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन, जिसे हम संक्रियण प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें हमारा होता है एक्टिवेशन फंक्शन में सिग्माइड, टेनेस, रेलू, लीकी रेलू, ये मुख्यतः चार यूज होते हैं। तो सिग्माइड में क्या होता है, 0 और 1 के बीच आउटपुट को स्केल करता है। 10H में -1 और 1 के बीच में इन आउटपुट को स्केल करता है। रेलू, रेक्टिफायर लीनियर यूनिट, निगेटिव इनपुट को 0 करता है और पॉजिटिव इनपुट को वैसे ही छोड़ता है। लीकी रेलू में क्या होता है, निगेटिव इनपुट को छोटे पॉजिटिव मानों में बदलता है। तो ये हमारा नंबर 4 हो गया एक्टिवेशन फंक्शन। अब रेगुलराइजेशन टेक्निक, नंबर 5 हमारा रेगुलराइजेशन नियमितीकरण तकनीकें हैं, जिसमें ड्रॉप आउट एक नियमितीकरण तकनीक जो यादृच्छिक रूप से मतलब रैंडम रूप से कुछ न्यूरॉन्स को अस्थायी रूप से प्रशिक्षण के दौरान छोड़ देती है। यादृच्छिक रूप से मतलब रैंडम रूप में कुछ न्यूरॉन को अस्थायी रूप से प्रशिक्षण के दौरान छोड़ देती है। इसमें L1 रेगुलराइजेशन नियमितीकरण है, वजन के मानों का योग जोड़ता है, और L2 रेगुलराइजेशन का यूज होता है जो वजन के मानों के वर्ग का योग जोड़ता है। तो L1 और L2 में ये डिफरेंस है, जिसमें L1 वजन के मानों का योग जोड़ता है और L2 वजन के मानों के वर्ग का योग जोड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में, तो जिसमें एडम एक अनुकूली सीखने की दर अनुकूलक जो विभिन्न ग्रेडियंट्स के लिए अलग अलग सीखने की दरों का उपयोग करता है। उसके बाद हमारा आता है आरएमएस प्रोब, अनुकूली सीखने की दर अनुकूलन को हाल में ग्रेडियंट्स और औसत का उपयोग करता है। इसके बाद हमारा आता है एडवांस कंसेप्ट, उन्नत अवधारणाएं, ट्रांसफर लर्निंग, फाइन ट्यूनिंग, ऑटो इनकोडर। तो ट्रांसफर लर्निंग में पहले से प्रशिक्षित मॉडल के ज्ञान का उपयोग नए लेकिन संबंधित टास्क को सीखने में करना। फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, पहले से प्रशिक्षित मॉडल को नए डेटा सेट पर पुनः प्रशिक्षित करना। ऑटो इनकोडर में क्या होता है, एक प्रकार का एक न्यूरल नेटवर्क जो डेटा को इनकोड और डिकोड करके डेटा के छोटे प्रतिनिधित्व को सीखता है। तो ये हमारा 7th टैक्सोनॉमी फॉर्म, ये डीप लर्निंग का शुरू किया गया है यहाँ। इस टैक्सोनॉमी को हमने डीप लर्निंग के प्रमुख शब्दों को वर्गीकृत किया और उसके बीच के संबंधों को स्पष्ट किया। यह ढांचा विभिन्न अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समझने और उनके उपयोग में सहायता करेगा। तो हमने
कितने टर्म में डीप लर्निंग को समझा? यहाँ 1 बेसिक कंसेप्ट, 2 नेटवर्क आर्किटेक्चर जिसमें फीड फॉरवर्ड, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ग्रेडियंट एडवर्सिबल नेटवर्क। के बाद नंबर 3 ट्रेनिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग प्रोसेस में फॉरवर्ड प्रोपागेशन, बैक प्रोपागेशन, ग्रेडियंट डिसेंट, लास्ट फंक्शन। उसके बाद ऑटोमेटिक फंक्शन, फिर रेगुलराइजेशन टेक्निक, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, एडवांस कंसेप्ट। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं एक न्यूरल नेटवर्क बनाने वाले हैं XOR गेट को लेकर। तो यहाँ XOR गेट को क्यों लिए हम? XOR एक्सक्लूसिव गेट का डेटा है सेट है और इसे न्यूरल नेटवर्क में लागू करने के पीछे का सिद्धांत निम्नलिखित है। XOR गेट एक डिजिटल लॉजिक गेट है जो 2 इनपुट लेता है, X1 X2, 2 इनपुट लिया और आउटपुट देता है। इसका आउटपुट ट्रू 1 होता है जब दोनों इनपुट मतलब 1 होगा जब दोनों इनपुट मतलब X1 X2 अलग अलग होंगे, और फॉल्स या 0 होता है जब दोनों इनपुट समान होते हैं। जब दोनों इनपुट समान होंगे, जैसे 1 1 है समान है तो 0 हो जाएगा, 0 0 है तो 0 हो जाएगा। अगर 0 1 है तो 1 शो करेगा, असमान रहेगा तो 1 शो करेगा, और समान इनपुट मिलेगा तो 0 शो कर देगा। यहाँ देखो 0 1 और 1 0, तो 1 1 शो किया, और 0 0 समान है तो 0 आउटपुट, 1 1 तो ये 0। तो यहाँ पे विस्तृत रूप लिख दिया गया है कि x1 बराबर 0, x2 बराबर 0। तो x0 XOR 0 क्या होगा हमारा? मतलब यहाँ हमें सामान मिल रहा है कि ये 0 हो जाएगा, इसीलिए y0 का मान 0 है। ये हमारा y0 हो गया 0। इसी तरह इसने इसका एक्सप्लेनेशन किया है यहाँ पे। XOR गेट के लिए डेटा सेट। इस डेटा सेट में हम इनपुट और आउटपुट को निम्नलिखित तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अभी जब हम कोड करेंगे तो इसी तरह से कोड करेंगे। x में जो रहा हमारा NP एरे 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब, और फिर YNP में करेंगे तो 0 1 1 1 0, ये मतलब ये आउटपुट को शो कर रहा है, ये इनपुट को शो कर रहा है, जिसके अंतर्गत x हमारे x1 और x2 हैं। तो ये हमारा x1 होगा और ये x2 पार्ट होगा, जिसमें 0 0 1 1 x1 और ये 0 1 0 1 ये हमारा x2 होगा, और y हमारा शो कर रहा है 0 1 1 0, जो कि वेक्टर फॉर्म में है 0 1 1 0। तो इनपुट x1 और x2 को x मैट्रिक्स में संग्रहित किया गया है, आउटपुट y को वेक्टर में संग्रहित किया गया है। अब केरास मॉडल जो यूज करता है टेक्सोनॉमी, इसका देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रकार से विभाजित की जा सकती है। प्रत्येक प्रकार का उपयोग विभिन्न जटिलता और लचीलेपन की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ केरास का मॉडल यूज करेंगे, इसमें 3 मॉडल हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 पे सिक्वेंशियल मॉडल है, दूसरे पे फंक्शनल मॉडल है, और तीसरे पे मॉडल जो हमारा यूज करता है केरास, वो मॉडल सब क्लास मॉडल है। क्योंकि हम जब न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे तो बैकएंड में हमारा केरास का मॉडल यूज करना पड़ेगा। तो सब सिक्वेंशियल मॉडल में सबसे सरल प्रकार का मॉडल है, जिसमें परतें एक के बाद एक क्रम में जुड़ी होती हैं। एक सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है। आदर्श रूप में सरल और लाइनर स्टैक के लिए उपयोग होता है। उपयोग कब करें इसका?
तब उपयोग करें जब परतें एक अनुक्रम में हो और जटिल कनेक्शन ना हो, तब हम सीक्वेंशियल का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए कोड है फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल इंपोर्ट सीक्वेंशियल फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट लेयर इंपोर्ट टेंस। और ये जब हम लेयर बनाएंगे, लेयर को हम किस अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो ये मेंशन करेंगे। तो ये हमारा है सीक्वेंशियल फॉर्म का यूज। इसी तरह फंक्शनल का यूज है, जिसमें जटिल मॉडल आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, जैसे मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट मॉडल। परतों के बीच में गैर लीनियर कनेक्शन होता है। कनेक्शन शेयर की गई परतें और अधिक लचीलापन प्रदान करता है। उपयोग कब करें? तब उपयोग करें जब आपको जटिल नेटवर्क आर्किटेक्चर की आवश्यकता हो, तब हम फंक्शनल एपीआई का यूज करते हैं। तो फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल इंपोर्ट मॉडल, फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास लेयर इंपोर्ट इनपुट डेंस, ये दिया गया है। इनपुट इक्वल टू इनपुट शेप 32 x डेंस 64 एक्टिवेशन रेलू इनपुट x इक्वल टू डेंस 64 एक्टिवेशन रेलू x, आउटपुट डेंस 10 एक्टिवेशन सॉफ्टवेयर x, मॉडल इक्वल टू मॉडल इनपुट इनपुट्स आउटपुट इक्वल टू आउटपुट्स। तो ये हमारा सीक्वेंशियल मॉडल है, ये हमारा फंक्शनल मॉडल है। और फिर लास्ट हमारा थर्ड वाला है मॉडल सब क्लास। तो सबसे लचीला तरीका जिसमें कस्टम मॉडल आर्किटेक्चर बनाया जा सकता है। आप अपना खुद का फॉरवर्ड पास परिभाषित कर सकते हैं। कस्टम ट्रेनिंग के लूप के लिए भी उपयुक्त है। उपयोग कब करें? तब उपयोग करें जब आपको अधिकतम लचीलापन और जटिलता की आवश्यकता हो। तो इसका ये उदाहरण दिया गया है, किस तरह से हम जो है इसका कोड लिखते हैं। तो उपयोग का सारांश, सीक्वेंशियल मॉडल साधारण सीधे साधे मॉडल के लिए सीक्वेंशियल मॉडल यूज करेंगे। फंक्शनल एपीआई जटिल कनेक्शन और लचीलापन की आवश्यकता वाले मॉडल के लिए। मॉडल सब क्लास अत्यधिक कस्टम और गतिशील आर्किटेक्चर के लिए। इसको हमने यहाँ आपको क्यों बताया? क्योंकि हम इसी का भी यूज करने वाले हैं। जब हम न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा। और ये हमारा जो है सिस्टम जो है, ये टैक्सोनॉमी हमारा केरास का फंडामेंटल है। तो इसमें सीक्वेंशियल मॉडल, फंक्शनल मॉडल और मॉडल सब क्लासिंग, तीन तरह से जो है उसका यूज होता है। तो हम सबसे पहला मॉडल सीक्वेंशियल मॉडल यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम सिंपल नेटवर्क डीप लर्निंग मॉडल बनाने जा रहे हैं। तो अब यहाँ हम केरास की मॉडल टैक्सोनॉमी आपको किसी भी प्रकार के न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाने में सहायता करती है, जो आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित की जा सकती है। अब यहाँ जो हमने अभी आपको टेबल दिखाया XOR का, इसी को हम लेकर जो है न्यूरल नेटवर्क बनाने वाले हैं और इसी का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। इसको जो है XY में डिवाइड करेंगे और इसका प्रेडिक्शन करेंगे। तो प्रेडिक्शन हमारा जो है ये इनपुट लेंगे और इस इनपुट के अनुसार हम जो है इसका आउटपुट का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क को बना के और उसका प्रेडिक्शन देखते हैं। तो XOR समस्या एक मौलिक उदाहरण है जो न्यूरल नेटवर्क की शक्ति और क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। यह दिखाता है कि कैसे एक सरल लॉजिकल ऑपरेशन जिसे एकल परत वाले प्रसंस्करण द्वारा हल नहीं किया जा सकता, को एक बहुपरत वाले न्यूरल नेटवर्क द्वारा सही ढंग से मॉडल और हल किया जा सकता है। इसका उपयोग यह समझाने के लिए किया गया है कि डीप लर्निंग मॉडल अधिक जटिल पैटर्न और गैर रेखीय समस्याओं को कैसे हल करता है, उसको हम यहाँ देखते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे import numpy as np from tensorflow डॉट keras डॉट मॉडल import sequential, जो हमने अभी ऊपर मेंशन किया था उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ये देखिए, यही टर्म हम
यूज़ करने वाले हैं। फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट कीरास मॉडल डॉट इम्पोर्ट सीक्वेंशियल, ये करके हम यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं इम्पोर्ट। ये केरास मॉडल है। जब हम न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे तो हमको इसको मेंशन करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट लेयर इम्पोर्ट टेंस, इसको करते हैं हम रन। जब हमारा रन हो गया, यहाँ हमारा भी रन हो रहा है, स्टार बना है। ये हमारा हो गया रन। अब हम जो है एक्स वेरिएबल में np डॉट एरे बनाएंगे 00011011 और y में np डॉट एरे 01110 रखेंगे। तो ये हमने अपना डेटा सेट रख लिया। अब हम x को देखते हैं, x वेरिएबल को देखते हैं। तो हमारा ये हो गया x1 और ये हो गया x2। तो 0011 और 0110। अब इसी तरह हम y को देख लेते हैं, जो हमारा आउटपुट है XOR का। तो इसमें हमारा हो गया 0110। अब मॉडल हम क्या करने वाले हैं, कैसे मॉडल बना रहे हैं, हम सीक्वेंशियल मॉडल बना रहे हैं। इसको रन किया, फिर मॉडल की हम समरी देखेंगे। जब मॉडल की समरी देखेंगे, क्योंकि हमने और कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो हमारा जो है समरी सिर्फ थंबनेल दिखाएगा। तो लेयर इसमें हमने मेंशन नहीं किया है, आउटपुट से भी नहीं शो किया है। इस तरह से हमारा पैरामीटर भी सब ये सब 00 शो कर रहा है, क्योंकि हमने उसको मेंशन नहीं किया है लेयर को, इसीलिए मॉडल समरी हमारा 0 दिखा रहा है। अब हिडन लेयर से आउटपुट लेयर तक जो है मॉडल डॉट एड टेंस यूनिट्स 1 एक्टिवेशन सिग्मॉइड। हम एक्टिवेशन जो लगाएंगे, हम सिग्मॉइड लगाने वाले हैं जो क्लासिफिकेशन करेगा। तो सिग्मॉइड हमारा जो है एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ लगने वाला है। तो इसको हम करते हैं रन। मॉडल को हम कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल जब करेंगे तो हमें ऑप्टिमाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा, लास्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा और मैट्रिक्स एक्यूरेसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइज़र हम यहाँ एडम लिए हैं, लास्ट बाइनरी क्रॉसिंग ट्रॉपी लिए हैं, मैट्रिक्स में एक्यूरेसी लिए हैं। तो इसको हम कर देते हैं रन। तो ये हमारा रन हो गया। हम मॉडल को करने वाले हैं ट्रेन। तो मॉडल डॉट फिट एक्स वाई एपक्स हम देंगे 1000, अब बरबोज इक्वल टू 0। तो ये हमारा मॉडल ट्रेन होगा। इसमें समय लेगा, आप देखिए। तो यहाँ थोड़ा समय लेगा मॉडल को जब हम ट्रेन करेंगे। हम यहाँ लिखे हैं मॉडल डॉट फिट एक्स वाई एपक्स 100 लिखे हैं, मतलब 100 में 1000 है, और बोझ हमारा इक्वल टू 0 है। तो ये मॉडल को ट्रेन कर रहा है। मॉडल को ट्रेन करने में इसको थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो हम भविष्यवाणी करेंगे, मतलब प्रोडिक्शन करेंगे। तो मॉडल को आप ट्रेन होने दीजिए, तब तक वेट कीजिए। जैसे मॉडल हमारा जो है ट्रेन होता है, फिर हम प्रोडिक्शन करेंगे। तो हम देखेंगे प्रोडिक्शन करके कि हमारा जो XOR का ट्रुथ टेबल है, उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट दे रहा है कि नहीं। ये थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा है, हमारा प्रोसेसर थोड़ा लो लेवल का है, इसलिए जो है उसको समय लग रहा है। तो ये हमारा ये जो है मॉडल ट्रेन हो गया। अब हम प्रेडिक्शन करेंगे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स। जब हम ये करेंगे तो ये ले लिया हमारा।
प्रोडक्ट वाला जो है प्रोडक्शन पार्ट ले, अभी एक्स यहाँ हम देख लेते हैं अपना। एक्स हमारा जो है 0011 है, 1101 है, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है। y यहाँ देख लेते हैं 0110। लेंथ देख लेते हैं x का, लेंथ हमारा 0101 मतलब 1 2 3 4, लेंथ हमारा 4 आना चाहिए, 4 आया हमारा लेंथ। आई देख लेते हैं, आई मतलब इटरेशन, इटरेशन हमारा कितना होना चाहिए, 0123। आई नॉट डिफाइंड, यहाँ आई अभी हमारा डिफाइंड नहीं है, तो इस टर्म को हम हटा देते हैं, क्योंकि अभी आई हम आगे देखेंगे। यहाँ से पहले हम जब इस कोड को रन करेंगे तब हमको दिखाएगा आई क्या है और सभी टर्म क्या है। तो यहाँ प्रिंट प्रोटेक्शन किया है फॉर आई इन रेंज लेंथ एक्स, यहाँ लेंथ रखे हैं, आई रखे हैं, और प्रिंट जो है हम इनपुट कर रहे हैं एक्स आई प्रोडिक्शन आई एक्चुअल वाई आई। इसको हम पहले कर देते हैं तो आपको समझाते हैं। यहाँ पे एरर जो थ्रो कर रहा है, अब देखिए यहाँ हमारा क्या कर दिया, इसने जो है इनपुट इनपुट एक्स आई इटरेशन। अब यहाँ पे इटरेशन हम देख लेते हैं, इटरेशन हमारा 3 टाइम्स चलेगा। एक्स आई देख लेते हैं, एक्स आई हमारा जो है 11 है, और प्रोडक्शन आई देख लेते हैं अपना, प्रोडक्शन आई इस तरह से शो करेगा। वाई आई देख लेते हैं, 0 है। अब इस टर्म को हम आपको यहाँ समझाते हैं। तो इनपुट 00, प्रोडक्शन हमारा करके दिया है 0.50 इतना करके, तो एक्चुअल में वो हमारा 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 01 है, प्रोडक्शन हमारा 0.473629, तो इसका प्रोडक्शन हमारा 1 करेगा। 1 और 0 है, तो प्रोडक्शन हमारा जो है 0.5327104, तो इसका एक्चुअल में 1 शो करेगा। इनपुट 11 है, तो उसका प्रोडक्शन 0.46878305 एक्चुअल में 0 है। तो यही XOR गेट का प्रोडक्शन शो कर रहा है। यहाँ हमने आई इटरेशन लिया इन रेंज लेंथ x, जब आई 3 करेंगे तो हमारा जो है यहाँ तक 1 तक चलेगा, 0 से लेकर चलेगा, 0 से लेकर चलेगा 3 तक, तो ये हमारा आई 3 है। यहाँ आई हमारा 3 शो है किया है। ठीक है, लेंथ का n-1 होगा, तो आई हमारा जो है कितनी बार चलेगा, 3 टाइम चलेगा। और एक्स आई जो है हमारा 11 आई 3 तक जाएगा तो 11 शो करेगा। तो यहाँ मतलब कहाँ तक जाएगा, एक्स आई मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग जो है हमारा एक्स आई जब चलेगा तो 11 तक जाएगा। तो एक्स आई मतलब 3 इटरेशन तक जाएगा। यहाँ एक्स आई तो 0 से 3 तक जब जाएगा तो हमारा 0 ये हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, तो ये हमारा 1 तक जाएगा। तो ये 1 शो कर रहा है प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन आई, प्रेडिक्शन जो है आई, ये हमारा प्रेडिक्शन जो है 0 1 2 3, इसलिए हम यहाँ प्रेडिक्शन लिखे हैं
प्रेडिक्शन आई, एक्चुअल वाई आई, जो एक्चुअल वाई आई मतलब 0 1 2 3, तो इसका जो है ये प्रेडिक्शन करेगा कहाँ तक, 1 1 तक का प्रेडिक्शन ये करेगा, मतलब आई थ्री जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ लूप आई 3 तक चलेगा। तो ये हमारा प्रेडिक्शन करके दे दिया है XOR गेट का, जिसमें सेम वैल्यू रहेगा वहाँ 0 शो करेगा, और जिसमें डिफरेंट वैल्यू रहेगा इनपुट में X1 X2 में, तो वहाँ 1 1 शो करेगा। तो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क का प्रेडिक्शन कर दिया। हम यहाँ पे वेट, अपना वेट अलग से देखने के लिए कोड लिखे हैं, तो ये हमारा वेट शो कर देगा, सिर्फ वेट शो करेगा। से यहाँ वेट शो कर दिया, ये वेट शो कर दिया कि किस तरह से इसने वेट शो लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, डीप लर्निंग में इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रमुख शब्द और उनके अर्थ के बारे में जानने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से प्रेरित कृत्रिम नेटवर्क। फिर लेयर का यूज होता है, तो लेयर को कहते हैं परत, न्यूरॉन्स का समूह जो एक साथ इनपुट और आउटपुट प्रोसेस करता है। इसमें इनपुट हिडन और आउटपुट लेयर शामिल होते हैं। तो ये लेयर के बारे में दिया है जिसमें इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होता है, बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, संक्रियण क्रिया एक फंक्शन है जो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट को निर्धारित करता है, जिसमें रेलू और सिग्माइड 10H ये जो है उसकी उदाहरण है। बिट्स क्या होता है, कनेक्शनों की ताकत जो न्यूरॉन के बीच सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मदद करती है। बायस क्या होता है, अतिरिक्त पैरामीटर जो हर न्यूरॉन के आउटपुट में जोड़ा जाता है। यहाँ बायस देख लीजिए, अतिरिक्त पैरामीटर जो हर न्यूरॉन के आउटपुट में जोड़ा जाता है ताकि मॉडल को अधिक लचीला बनाया जा सके, तो उसे बायस कहते हैं। फॉरवर्ड प्रोपागेशन में क्या होता है, इनपुट डेटा को नेटवर्क के माध्यम से फॉरवर्ड करके आउटपुट प्राप्त करना। बैक प्रोपागेशन, त्रुटियों को न्यूरल नेटवर्क में बैकवर्ड पास करके बिट्स को अपडेट करना। लॉस फंक्शन, हानि क्रिया, मापदंड जो वास्तविक और अनुमानित मानों के बीच के त्रुटि को मापता है वो लॉस फंक्शन कहलाता है। मापदंड जो वास्तविक और अनुमानित मानों के बीच की त्रुटि को मापता है, जिसपे मीन स्क्वायर्ड एरर, MSE, क्रॉस एंट्रोपी लॉस। उसके बाद हमारा ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है जो बिट्स को अपडेट करने के लिए करता है ताकि हानि क्रिया को न्यूनतम किया जा सके। एपॉक्स क्या होता है, पूरे प्रशिक्षण डेटा सेट पर प्रशिक्षण प्रक्रिया का पूर्ण चक्र एपॉक्स कहलाता है। पूरे प्रशिक्षण डेटा सेट पर प्रशिक्षण प्रक्रिया का एक पूर्ण चक्र। बैच क्या होता है, डेटा का एक सबसेट जो एक समय में नेटवर्क को फीड किया जाता है। ये डीप लर्निंग के टर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं डीप लर्निंग में। उसको वन बाई वन आपको अभी वन लाइनर में समझा दे रहे हैं। आगे चल के इसका जब यूज करेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। लर्निंग रेट, सीखने की दर, एक हाइपर पैरामीटर जो यह नियंत्रित करता है कि मॉडल कितनी तेजी से या धीमी गति से सीखेगा। ओवरफिटिंग, जब मॉडल प्रशिक्षण डेटा को बहुत अच्छी तरह से सीखता है लेकिन नए अनदेखे डेटा पर खराब प्रदर्शन करता है तो ओवरफिटिंग कहलाता है। अंडरफिटिंग, जब मॉडल प्रशिक्षण डेटा को सही से नहीं सीख पाता जिससे यह प्रशिक्षण और परीक्षण दोनों डेटा पर खराब प्रदर्शन करता है तो अंडरफिटिंग कहलाता है। ड्रॉप आउट क्या है, एक नियमितीकरण तकनीक जो यादृच्छिक रूप
मतलब रैंडम रूप से कुछ न्यूरॉन्स को अस्थायी रूप से प्रशिक्षण के दौरान छोड़ देती है ताकि ओवरफिटिंग को रोका जा सके। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो एनालिसिस आदि के लिए इस्तेमाल होने वाले एक विशेष प्रकार का न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क सीक्वेंशियल डेटा जैसे समय श्रृंखला और भाषा मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला न्यूरल नेटवर्क। लॉन्ग शॉर्ट टर्म एलएसटीएम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी आरएनएन का एक प्रकार है जो दीर्घकालिक निर्भरता लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को संभाल सकता है। ऑटो इनकोडर एक प्रकार का न्यूरल नेटवर्क जो डेटा को इनकोड और डिकोड करके डेटा को छोटे प्रतिनिधित्व को सीखता है। जनरेटिव एडवर्सिबल नेटवर्क दो नेटवर्क को जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के बीच प्रतिस्पर्धा का उपयोग करके डेटा जनरेट करने वाली तकनीक। ट्रांसफर लर्निंग पहले से प्रशिक्षित मॉडल के ज्ञान का उपयोग लेकिन संबंधित टास्क को सीखने में करना। हाइपर पैरामीटर वो पैरामीटर जो मॉडल के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया से पहले सेट किए जाते हैं और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान सीखा नहीं जाता। उसके बाद रेगुलराइजेशन नियमितीकरण ओवरफिटिंग को रोकने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली तकनीकें जैसे L1 L2 रेगुलराइजेशन कहलाती हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो डीप लर्निंग में आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। तो इसको वन लाइनर फॉर्म में हम आपको यहाँ बता दिए हैं। अब इसका कैसे यूज होगा आगे चलकर, इसको हम जब मॉडल बनाएंगे डीप लर्निंग का तो ये सब का यूज होगा। तो जब यूज होगा तो आपको वन बाय वन इसको हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम एक कोड और देख लेते हैं। XOR गेट के लिए हम एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल का निर्माण कर रहे हैं। इसमें दो इनपुट नोड्स हैं X1 और X2 जो हिडन लेयर नोड्स S3 और S4 पर एक आउटपुट नोड O5 है। S3 H4 ये जो है हमारे हिडन लेयर है और ये हमारे वेट्स दिए गए हैं X1 से जो है X1 X2 जो कि इनपुट है, ये हिडन लेयर है, ये आउटपुट लेयर है। और तो ये X1 से जो है हमारा निकल गया है W13 और W14। इसी तरह हमारा X2 से W23 इस पे S3 गया है और W24 S4 पे गया है। इसके बाद W35 जो है वो 5 पे गया है। W मतलब ये बेट 4 5 जो हमारा गया है ये शो कर रहा है कि वो 5 पे गया है। अब यहाँ पे हम एक ब्लॉक डायग्राम है, इस पे हमने बेट रख दिया है W13 पे 20 और इस पे -20 रखा है। इस पे 20 रखा और इस पे W24 पे जो है -20 रखा। और ये जो है X1 वाला जो है 20 यहाँ पे जा रहा है S3 पे, X1 वाला -20 जो है S4 पे जा रहा है। इसी तरह X2 वाला जो है 20 जो है S3 पे जा रहा है और -20 S4 पे जा रहा है। इसका थीटा इक्वल टू 1 मतलब थ्रेशोल्ड जो है हमारा 1 सेट किया है। बायोस बी मतलब बायोस इक्वल टू -10 शो किया है। और थीटा यहाँ पे जो है H4 पे जो है 1 सेट किया गया है। बायस जो है इसका इक्वल टू 30 सेट किया गया है। इसमें माइनस बायस जो बायस 10 है -10 है, इस पे 30 है। इसी तरह वो 5 नोड पे थीटा जो थ्रेशोल्ड हमारा 1 है और बायस जो है हमारा 30 है। तो इसको अभी हम न्यूरल नेटवर्क में चेंज करेंगे। न्यूरल नेटवर्क में चेंज करने के बाद इसका आउटपुट लेंगे XOR गेट का। तो X1 and X2 are inputs and S3 and S4 are the hidden layers. B3, B4 and B5. B3, B4 and B5 are the biases. अब इसको B3 इसको B4 और B5 are the biases S3, S4 और O5। S3 पे तो जो लगेगा ये सिग्मॉइड फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन लग रहा है X1 इंटू W13 प्लस X2 इंटू W23
माइनस B3। इसी तरह सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन S4 पे लग रहा है x1 इंटू W14 प्लस x2 इंटू 24 माइनस B4। वो 5 पे जो एक्टिवेशन फंक्शन लग रहा है सिग्माइड S3 इंटू W35 प्लस S4 इंटू W45 माइनस B5। ये हमारा सिग्माइड फंक्शन लग रहा है हर नोड पे जहाँ बायस लगा हुआ है, और थीटा जो हमारा ये सेट किया गया है। तो अब हम चलते हैं सिग्माइड फंक्शन। सिग्माइड फंक्शन का उपयोग आउटपुट को 0 और 1 के बीच में सीमित करने के लिए किया जाता है। तो हम चलते हैं अपना पहले सिग्माइड फंक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं। सिग्माइड फंक्शन डेफ सिग्माइड एक्स बराबर रिटर्न 1/1 1 प्लस एन पी इंटू एक्सप्रेशन माइनस एक्स। ये सिग्माइड का फार्मूला है। इसको करते हैं हम रन। इनपुट और अपेक्षित आउटपुट निकालने के लिए हम लिखेंगे इनपुट और अपेक्षित आउटपुट XOR गेट के लिए इनपुट और अपेक्षित आउटपुट सेट करेंगे। तो जो है हम जो है x में x1 x2 इसके अंदर हमारा रहेगा, y में हमारा वो np डाटा एरे जो हमारा आउटपुट है वेक्टर फॉर्म में रहेगा 0 1 1 0। तो हम इनपुट और आउटपुट सेट कर रहे हैं यहाँ। ये हो गया। अब हम x से देख लेते हैं। जब x से देखेंगे तो हमारा x1 जो है और ये x1 x2, तो ये हमारा 0 0 1 x1 है, 0 1 1 1 0 1 ये हमारा x2 है। फिर इसके बाद हम y देख लेते हैं तो हम हमारा 0 1 1 0। अब बिट्स और बायस को जो है हम यहाँ परिभाषित करने वाले हैं। जो हमारा बिट्स अभी जो हमने यहाँ ब्लॉक डायग्राम बनाया है उस ब्लॉक डायग्राम के अनुसार हम न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं। इसको हम आपको दिखाए हैं, उसी न्यूरल नेटवर्क को हम यहाँ पे कोड के थ्रू जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बिट्स और बायस, अब हमने यहाँ इनपुट सेट कर लिया। अब हम बिट्स और बायस जो है सेट करने वाले हैं। तो W13 पे 13 पे, W14 पे, W34 35 पे 13, W23 14 24 35 45। ये ब्लॉक डायग्राम आप देख लीजिए। 13 23 14 24 W35 W45 ये हमारे यहाँ पे बेड्स जो है उसी को हम यहाँ पे जो है बेड्स और बायस को परिभाषित कर रहे हैं। बेड्स और बायस को परिभाषित हम यहाँ पे किए, तो यहाँ पर हम बेड्स जो है परिभाषित कर दिए 13 23 14 24 35 45। तो 20 20 -20 -20 20 20। ये देखिए ये हमारे बेड्स हो गए। अब हमारे बायस जो है हम परिभाषित कर दिए B3 पे -10 और B4 पे 30, B5 पे -30। B3 पे -30, B4 पे 30 और B5 पे -30 -10 30 -30। तो B3 पे -10 30 -30। इसको हम बेट्स और बायस हम यहाँ पे जो है परिभाषित कर दिए। हिडन लेयर S3 पर का आउटपुट निकालना। तो हिडन लेयर S3 का आउटपुट निकालने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है जो हिडन लेयर के नोड का आउटपुट निकालता है। हिडन लेयर के नोड का
आउटपुट निकालता है। तो एच इनपुट इक्वल टू W1 इंटू X1 प्लस W2 इंटू X2 प्लस B, ये लाइनर कम्बिनेशन शो कर रहा है। एच आउटपुट सिग्मॉइड लगाएंगे, एच इनपुट मतलब ये ला के यहाँ पे एच इनपुट कर देंगे, तो हमारा जो है नॉन लाइनर कम्बिनेशन शो करेगा। तो यहाँ पे हम हिडन लेयर S3 का आउटपुट निकालने वाले हैं। S3 के आउटपुट के लिए हमने यहाँ पे कोड, मतलब यहाँ S3 S4 का सबका कोड निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ S3 हम इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो डेफ हिडन लेयर आउटपुट X1 X2 W1 W2 B, एच इनपुट W1 स्ट्रिंग X1 प्लस W2 स्ट्रिंग X2 प्लस B, फिर एच आउटपुट सिग्मॉइड एच इनपुट, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वही कोड के अनुसार हम लिख रहे हैं। फिर रिटर्न आउटपुट पे जाएंगे, तो इसको हम करेंगे रन। ये हो गया हमारा रन। अब फिर क्या करने वाले हैं, आउटपुट O5 का आउटपुट निकालना। हम हिडन लेयर का जो है आउटपुट निकालने के लिए सिस्टम सेट किए। अब यहाँ पे हम क्या O5 का जो है आउटपुट निकालने के लिए जो है सिस्टम सेट कर रहे हैं। तो आउटपुट O5 का आउटपुट निकालना, हमने एक फंक्शन बनाया है जो आउटपुट लेयर का नोड आउटपुट निकालता है। तो O इनपुट W3 इंटू S3 आउटपुट प्लस W4 इंटू S4 आउटपुट, मतलब S3 का आउटपुट और S4 का आउटपुट यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस भी लाइनर कॉम्बिनेशन को शो करेगा। ओ आउटपुट इक्वल टू सिग्मॉइड ओ आउटपुट नॉन लाइनर एक्टिवेशन को करेगा। तो O5 का आउटपुट निकालने के लिए हमें डेफ आउटपुट लेयर आउटपुट S3 आउटपुट S4 आउटपुट W3 W4 W4 B, मतलब इतने एट्रीब्यूट हमको पहले मेंशन करने पड़ेंगे। अब इसको ओ इनपुट जो करेंगे, जब आउटपुट इनपुट मतलब ओ जो हमारा O5 है, मतलब ओ करके इनपुट उसमें डालेंगे W3, देखिए W3, ये हमारा W3 हो गया, और ये W5 ये एज इनपुट लेगा और इसमें डालेंगे हम। उसके बाद हम यहाँ फंक्शन लगाएंगे सिग्मॉइड। तो W3 S3 आउटपुट प्लस W4 H4 आउटपुट, जो H4 का आउटपुट निकलेगा उससे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, प्लस B लाइनर कॉम्बिनेशन। फिर O आउटपुट के लिए सिग्मॉइड फंक्शन का जो है वो आउटपुट नॉन लाइनर एक्टिवेशन, तो यही हम कोड में लिखेंगे। डेफ आउटपुट लेयर आउटपुट S3 आउटपुट S4 आउटपुट W3 W4 और B बायस। तो O इनपुट W3 इंटू S3 आउटपुट प्लस W4 स्ट्रिंग मतलब मल्टीप्लिकेशन H4 आउटपुट प्लस B, O आउटपुट इक्वल टू सिग्मॉइड O इनपुट रिटर्न O आउटपुट। इसको जब हम करते हैं रन, तो मतलब ये हिडन लेयर के लिए हमारा सेट हो गया इनपुट और सिग्मॉइड फंक्शन, और ये हमारा हो गया आउटपुट O5 के लिए इनपुट और सिग्मॉइड फंक्शन। अब ये दोनों सेट होने के बाद हम क्या करेंगे, सभी इनपुट के लिए आउटपुट की गणना करने वाले हैं। तो सभी इनपुट की लिए आउटपुट की गणना के लिए हमने सभी इनपुट के लिए हिडन लेयर और आउटपुट के लिए आउटपुट की गणना की और परिणाम प्रिंट किए हैं। गणना का विवरण, हर इनपुट के लिए हमने
हिडन लेयर नोड्स S3 और S4 के आउटपुट की गणना की है। फिर हमने इन हिडन लेयर नोड्स के आउटपुट का उपयोग करके अंतिम आउटपुट O5 का आउटपुट निकाला है। आखिर में अगर आउटपुट O 0.5 से अधिक है तो हमने 1 भविष्यवाणी की, अन्यथा 0 भविष्यवाणी की है। तो यहाँ अगर आउटपुट हमारा 0.5 से अधिक है तो वहाँ पर भविष्यवाणी 1 होगी, अन्यथा 0 प्रदर्शित होगा। तो यहाँ उदाहरण देख लिए कैसे क्या किया गया है। इनपुट देंगे 0 0, तो S3 इनपुट में क्या होगा, 2 इंटू 20 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 0 माइनस 10, तो वो होगा -10। ये 0 हो गया टर्म और ये 0 हो गया टर्म, तो हमारा बचा -10। तो जब सिग्माइड फंक्शन लगाएंगे -10 का आएगा हमारा लगभग 0.00045, जो कि वो हमारा 0 के बराबर है। इसी तरह S4 का इनपुट निकालेंगे तो -20 इंटू 0 प्लस -20 इंटू 0, तो जब 20 मल्टीप्लिकेशन होगा ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 30 जोड़ेंगे तो ये हमारा 30 प्लस होके आएगा। तो जब हमारा 30 प्लस मिलेगा तो सिग्माइड उसका निकालेंगे तो उसका 1 हमें प्राप्त होगा। इसी तरह हमारा O5 के लिए 20 इंटू जो है ये मान जो हमारा निकला है वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 20 ये, और जो यहाँ पे सिग्माइड 1 का मान निकला है वो उसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर -30 करेंगे तो हमारा इक्वल टू -9.9992। तो सिग्माइड इसका निकालेंगे तो जो है वो हमारा 0 दिखाएगा, क्योंकि वो 0.5 से बिलो है। अगर ग्रेटर होता तब वो 1 शो होता। तो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट है। इसी बेस पे हमारा जो है मॉडल तैयार हुआ है। यहाँ पे ये आपको डिस्क्रिप्शन आपको दिखा दिए हैं कोड का। अब उसी को हम आगे चल के रन करने वाले हैं और रन करके अपना प्रोडिक्शन लेंगे। तो यहाँ पे आई इन रेंज एफ लेंथ एक्स करेंगे, x1 x2 हमारा जो है मान है उसको इक्वल टू करेंगे xi के। S3 जो है हिडन लेयर आउटपुट x1 x2 W13 W23 बायस हम यहाँ लिए हैं। S4 हमारा हिडन लेयर है आउटपुट x1 x2 W14 W24 B4। तो S3 S4 फिर O5 आउटपुट, ये हमारा हिडन लेयर है, ये हमारा आउटपुट लेयर है। ये हिडन लेयर में हमारे एट्रीब्यूट है x1 x2 या W1 W13 W23 और B3। S4 में हमारा जो हिडन लेयर आउटपुट है x1 x2 W14 W24 24 और यहाँ पे B4, ये एट्रीब्यूट यूज हुए हैं। इसी तरह O5 में हमारे आउटपुट लेयर हैं, तो इसमें S3 ये वाला फंक्शन, फिर S4 ये वाला एट्रीब्यूट W35 W45 और बायस B5 लिए एट्रीब्यूट है। अब प्रिंट करेंगे यह इनपुट x1 x2 हिडन लेयर आउटपुट में हमारा S3 आउटपुट या डाट 5F। इसके बाद O5 लेंगे आउटपुट के लिए, मतलब यहाँ से जो है इनपुट दिए x1 x2 ये, फिर उसके बाद हिडन लेयर मेंशन किए जिसमें S3 है और S4 है। S3 S4 है। उसके बाद आउटपुट में हमारा O5 है, 0.5F करके लिखा है। प्रेडिक्टेड में हमारा 1 इफ O5 आउटपुट इज ग्रेटर देन 0.5 एल्स 0, ये कंडीशन हमने दे दिया है। तो इसको जो है जब हम कंडीशन में करेंगे
ये हमारा न्यूरल नेटवर्क का पूरा सिस्टम बन गया है। अब इसका प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं। तो प्रिडिक्शन करने के बाद हमें प्रिडिक्ट करके दे देगा। 0 0 जहाँ पे मिलेगा उसका ये 3 दिया है, ये इनपुट दिया है 0 0, इनपुट दिया 0 1, इनपुट दिया 1 0, इनपुट दिया 1 1 1 दिया है। फिर हिडन लेयर जो है आउटपुट में मिलेगा। तो हिडन लेयर का आउटपुट जो हमें मिलेगा 3 और ये 4 का मिलेगा इतना। फिर O5 में जब जाएगा उसका आउटपुट मिलेगा इतना और फिर प्रोडिक्ट करेगा कि 0। जब वो हमने कंडीशन दिया है यहाँ पे, अगर O5 आउटपुट इज ग्रेटर देन 0.5, ग्रेटर देन 0.5 रहेगा तो वो 0 शो करेगा। तो यहाँ पे इज ग्रेटर देन 0.5, तो यहाँ प्रोडक्ट किया 0। अगर उससे ज़्यादा है आउटपुट, इज ग्रेटर देन 0.5 तो जो 0 शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये शो कर रहा है 1 के नियर अबाउट है। ये 0.5 के बिलो है तो ये 0 शो किया। ये 1 के नियर अबाउट है, ये भी नियर 1 के नियर अबाउट है तो 1 1 शो कर दिया। ये जो है इसके बिलो है, 0.5 के बिलो है तो इसको 0 शो कर दिया। तो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क बन के उसका प्रिडिक्शन किया है। प्रिडिक्शन करके वो न्यूरल नेटवर्क जो है उसको शो किया है। जो हमारा XOR गेट का आउटपुट जो आता है उसने इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है, जो कि पूर्णतः ठीक है। तो ये हम आपको XOR गेट के थ्रू दिखाना चाहते थे कि न्यूरल नेटवर्क कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, पेड बायस कैसे उसमें रखा जाता है, उसके बाद न्यूरल नेटवर्क से आउटपुट निकाल के कैसे वो प्रेडिक्शन करता है। तो यहाँ पे XOR गेट को हमने न्यूरल नेटवर्क में चेंज किया, उसके इनपुट को लेकर उसका प्रेडिक्शन किया, प्रेडिक्शन करके आपको दिखाया कि न्यूरल नेटवर्क में कौन से टर्म यूज किए जाते हैं। ये सब सारे बेसिक्स थे उसके। इस ब्लॉक डायग्राम के अनुसार हमने कोड किया। कोड करने के बाद इसका हमने प्रोडिक्शन किया, जिसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू रख के और बायस वैल्यू रख के हमने जो है इसका प्रोडिक्शन किया और आपको दिखाया कि प्रोडिक्शन वो कैसे जो है सही तरीके से कर रहा है। तो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क था, जो कि ये पार्ट 1 है और ये बेसिक पार्ट था, इसको बताना ज़रूरी था। अब आगे चल के हम इस पे वर्क करने वाले हैं डीप लर्निंग पे। तो डीप लर्निंग पे कैसे वर्क हो रहा है 1 बाय 1 आपको उसका डिस्क्रिप्शन हम करके बताएंगे। तो आज के लिए ये क्लास यहीं पे होता है क्लोज। आगे जो है डीप लर्निंग की और सारी वीडियो अपलोड होती रहेंगी। तो आप लोग जो है दिल दिमाग खोल के बैठिए और जो भी आपको ना समझ में आ रहा है आप कमेंट कीजिए, उसका सल्यूशन हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे। अदरवाइज आपके मेल पे हम जो है PDF सेंड कर देंगे। तो धन्यवाद। अब आज का सेशन यहीं पे करते हैं क्लोज।